Yes, please. Good afternoon, everybody. Welcome to ST Commerce Career Sector 10 पंचकुला. CA साइड गोल हियर. होप सो आप सब ठीक होंगे और घर पे रहिए, सेफ रहिए. आप होप सो आप सभी ने पुरानी क्लासेस लगा ली होंगी. रजे पीजीबीपी की मैंने आपको 4 क्लासेस सेंड की थी, जिसमें हमने पहले 3 लेक्चर्स में क्वेश्चंस और फोर्थ में सिर्फ 3 क्वेश्चंस मैंने आपको करवाए थे. 15 नंबर डेप्रिसिएशन के ऊपर, 16 नंबर वो भी अगेन डेप्रिसिएशन और एडिशनल डेप्रिसिएशन का काफी अच्छा कॉम्बिनेशन था. मतलब मेरे लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन थे वो. और एक 45 नंबर आपने किया था मुझसे जाते हुए सबसे लास्ट कॉम्प्रिहेंसिव इलस्ट्रेशन, जो काफी बड़ी थी और जिसमें पॉइंट्स बहुत ज्यादा थे. सारे पॉइंट्स मोस्टली कवर थे. आपने उसको दोबारा से अगेन बड़े आराम से समझना है, पढ़ना है. दोबारा क्लास सुननी है, आपके पास ही पड़ी है, मैंने कोई डिलीट नहीं करी पीछे से. क्लास आपके पास ही पड़ी, ठीक है. फिर लास्ट में जाते हुए हमने हाफ एंड आवर या 20-25 मिनट हमने कुछ चैप्टर के ऊपर बात करी थी. चैप्टर का गुड नेम है क्लबिंग ऑफ इनकम. आज मैं थोड़ी सी उसकी इंट्रोडक्शन देते हुए डायरेक्टली क्लबिंग एंड सेट ऑफ का लॉ 4 पेज का ही था. हमने 9 पेज की तो पूरी असाइनमेंट थी 9 पेजेस की. और मैंने कहा था जिन जिनको असाइनमेंट्स नोट्स चाहिए वो मुझे मैसेज कर देंगे, मेरे घर से वो कलेक्ट कर लेंगे, कोई इशू नहीं है, ठीक है. बाकी अगर कोई नहीं कर पाएगा तो अपना मोबाइल से पीडीएफ से आप अपने प्रिंट आउट नजदीक नियर डियर अपने प्रिंट आउट निकलवा लीजिए. उससे ज्यादा बेटर स्टडी होगी एज कंपेयर टू फ्रॉम द मोबाइल फोन, ठीक है. तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए जी हम स्टार्ट करते हैं जी फटाफट. आइए मेरे साथ. अपने नोट्स अपने आप ओपन कर लीजिए मोबाइल पे, लैपटॉप पे, जहां पे आप जैसे देख रहे हैं. अगर प्रिंट आउट है तो जा बेस्ट, ठीक है. पेन पेंसिल हाथ में रखिए. तो डायरेक्ट मैं पीडीएफ ओपन कर रहा हूँ जो अपनी क्लबिंग की. थोड़ा थोड़ा इंट्रोडक्शन देता हूँ हमने क्या क्या पढ़ा था. क्लबिंग ऑफ इनकम तो आप देखिएगा. देखिएगा क्लबिंग ऑफ इनकम में हमने मेन क्या पढ़ा था. पहला सेक्शन इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड. कोई खास बात नहीं सर, सिंपल सी बात है कि माइनर चाइल्ड की इनकम पेरेंट्स की इनकम में क्या होगी, ऐड होगी. मे बी मदर की इनकम में, मे बी फादर की इनकम में, जिसकी इनकम दोनों की क्या होगी, हायर बिफोर एडिंग द माइनर इनकम, ठीक. इन 3 केसेस सामने याद रखने की माइनर इनकम ऐड नहीं होगी. 3 केस कौन से हैं? ड्यू टू मैनुअल वर्क, ड्यू टू स्किल एंड टैलेंट, या ड्यू टू सीवियर डिसेबिलिटी के कारण कोई सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी है तो वो इनकम ऐड नहीं होगी. जिस भी पेरेंट में इनकम ऐड होगी इसको 1500 रुपए पूरे साल के पर चाइल्ड क्या मिलेगी, एग्जम्पशन. रिडक्शन नहीं है, एग्जम्पशन है 10-32 के अकॉर्डिंग. 10-32 10 आ गया तो एग्जम्पशन हो गई, ठीक है. वंस क्लबिंग हो गई तो सब्सिक्वेंट ईयर्स में भी उसी पेरेंट्स के हाथ में क्लब होगी. अगर मैरिज सर्विस नहीं करती तो जिसके साथ बच्चा रहता है, मे बी मदर के साथ, मे बी फादर के साथ, उसके साथ वो क्लबिंग हो जाएगी, ठीक है. क्लबिंग प्रोविजन अट्रैक्ट होगी माइनर मैरिड डॉटर के केस में भी, चाहे उनकी शादी भी हो गई, अगर माइनर है मैरिड डॉटर है तब भी क्लबिंग प्रोविजन लगेगी. वही पेरेंट्स की इनकम में जिसकी इनकम हायर उसमें ऐड की जाएगी. अगर स्टेप चाइल्ड है, अडॉप्टेड चाइल्ड है, तब भी ये प्रोविजन अप्लाई हो जाएगा. एसेट ट्रांसफर करी स्पाउस को, साफ पता था, विदाउट कंसिडरेशन या इनएडुक्वेट कंसिडरेशन, कम पैसे पे, तो उसकी जो रेंटल इनकम, प्रॉपर्टी इनकम, कुछ भी उस एसेट से जो इनकम है, सिंपली वो ट्रांसफरर के हाथ में भी टैक्स लगेगा, नॉट इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर. या कीजिएगा. पर इन 3 केसेस में ये ऐसे नहीं था. नंबर 1 केस कौन सा है? जब हस्बैंड और वाइफ शुड एग्जिस्ट एट द रिलेशनशिप क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर एज वेल एज एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग ऑफ इनकम. ये नहीं कि जब प्रॉपर्टी दी तब हस्बैंड वाइफ थे, आज इनकम जनरेट हो रही है 1 साल बाद, 6 महीने बाद, तब वो हस्बैंड वाइफ नहीं है, तब ये कंडीशन उसके ऊपर नहीं लगी, तब उसके ऊपर क्लबिंग नहीं लगेगा, ठीक है. देयर इज नॉट एप्लीकेबल. अगर मान लो दोनों रहते हैं एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट, अलग अलग रहते हैं, कोर्ट का ऑर्डर हो गया था, डिक्री बोलते हैं कोर्ट की, ऑर्डर जो आता है कोर्ट का, उसने ऑर्डर कर दिया, एलुमनी अमाउंट बोलते हैं, जो डिवोर्सी के केस में हस्बैंड को वाइफ को पे करनी पड़ती है. मान लो वाइफ ने क्लेम किया जी मेरे पास रहने के लिए घर नहीं है, तो मैं कहाँ रहूंगी, इसके साथ मैं रहना नहीं चाहती, होगा अगले का दिक्कतबाजी होगी. तो हस्बैंड को वहां पे उसको रहने के लिए घर वगैरह बाकी देना पड़ेगा, रहने के लिए देना पड़ेगा, तो वहां पे भी ट्रांसफर वाला क्लबिंग का पॉइंट नहीं लगेगा. नेक्स्ट, हाउस प्रॉपर्टी अगर स्थायी सेक्शन में कवर होती है अपना, वहां पे डीम्ड ऑनर आपको मान लिया जाएगा ट्रांसफर को, नॉट फ्रॉम द ट्रांसफरिंग. अब बेटे की वाइफ को प्रॉपर्टी दी, सेम कंसेप्ट, मैं ज्यादा रिपीट नहीं करूंगा, सारा सेम है, ये आपने देख लिया था. हाँ सर बिल्कुल सही है. बस वो फादर मदर इन लॉ रिलेशनशिप एंड डॉटर इन लॉ एग्जिस्ट करना चाहिए एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर ऑफ एसेट और एट द टाइम ऑफ जनरेटिंग ऑफ इनकम. डन सर. नेक्स्ट पॉइंट, एसेट ट्रांसफर टू एनी पर्सन. जो मैंने एग्जांपल ली थी, थर्ड पर्सन को ही एसेट दे दी फॉर द बेनिफिट ऑफ सन स्पाउस या फॉर द बेनिफिट ऑफ सन्स वाइफ के लिए. मतलब डायरेक्ट ट्रांसफर कर रहे थे स्पाउस को या बेटे की वाइफ को, तो एंट्री पकड़ी जा रही थी, तो मैंने थर्ड पर्सन रात चलते राम शाम किसी को बुलाया, भाई प्रॉपर्टी तू रख, इसका जो भी रेंट आया करेगा बस टू टाइम मेरी वाइफ को या मेरे बेटे की वाइफ को दे दिया करो. तो वहां पे भी ट्रांसफर को ही टैक्स लगा था, नॉट टू अ थर्ड पर्सन, ठीक है.
इनकम ऑफ स्पाउस कंसर्न, कंसर्न बताया था कंपनी, जहां पे किसी का भी एक का या दोनों का क्या है सब्सटेंशियल इंटरेस्ट, तो पढ़ा था हमने। कंडीशन सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी। पहला, इनकम शुड बी नेचर ऑफ सैलरी, कमीशन या बोनस होनी चाहिए, इसके अलावा नहीं कोई इंटरेस्ट वगैरह रेंटल वगैरह कुछ नहीं, सैलरी कमीशन बोनस ये होनी चाहिए इनकम। दूसरा, रेमुनेशन रिसीव करनी चाहिए कंसर्न से, जहां पे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो सेसी का या उसके रिश्तेदारों का। रिश्तेदार कौन है? स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर सेंडेंट, लीनियर डिसेंडेंट, LA, LD, ठीक है। रेमुनेशन मिलनी चाहिए। ये स्पाउस की स्पेलिंग गलत है, ठीक कर देना, स्पाउस, ठीक है। नेक्स्ट, सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब क्या था? 20 और मोर, 20 भी रखना, बच्चे भूल जाते हैं समटाइम, 20% भी सब्सटेंशियल का पार्ट है। इफ फर्म एओपी हो तो वहां पे PSR चलती है, शेयर होल्डिंग नहीं होती। एक्सेप्शन क्या है कि अगर आपकी वाइफ के पास या आपके स्पाउस के पास, हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड, अगर उनके पास पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन, टेक्निकल कॉम्पिटेंस है, तो उसको जो सैलरी कंपनी पे कर रही है, फिर वहां पे क्लबिंग की प्रोविजन नहीं लगेगी, बिकॉज वो ऑलरेडी इतनी क्वालिफिकेशन हेल्ड करती है या करता है क्वालिफिकेशन की, हम उसको नौकरी पे रख सकते हैं। तो इसका कारण ये नहीं कि आपके हस्बैंड का 20% स्टेक था तो मैंने आपको नौकरी दी, हो सकता है, बट अगर उसके बाद टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है तो इस रेमुनरेशन के ऊपर क्लबिंग नहीं लगेगा, ठीक। अगर मान लीजिए केस आया कि दोनों के पास सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है, एक के पास 20, आज पढ़ेंगे, एक के पास 25, तो यहां लड़ाई ये नहीं है कि किसके पास ज्यादा इंटरेस्ट है, नहीं, तो दोनों की इनकम, अदर इनकम बिफोर दैट सैलरी कमीशन बोनस इनकम को छोड़ दो, बिना इस इनकम के जो सैलरी कमीशन वाली है, जो जिसकी वजह से इसको मिल रही है, हस्बैंड कहेगा मुझे तुझे मेरी वजह से नौकरी मिली है, वाइफ कहेगी मेरा स्ट्राइक ज्यादा था तो तुझे नौकरी मिली है, तो ये चीज को, लड़ाई को साइड पे रखिए, अपनी सैलरी कमीशन बोनस को साइड पे रखिए। इसके बिना आपकी कोई भी इनकम है, अदर सोर्स, कैपिटल गेन, PGBP, हाउस प्रॉपर्टी, कुछ भी आप टोटल कर लीजिए, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उसके हैंड में दूसरे पार्टनर की इनकम ऐड कर दी जाएगी। पार्टनर मतलब अगर हस्बैंड की इनकम ज्यादा है तो वाइफ की इनकम हस्बैंड में ऐड हो जाएगी, अगर वाइफ की इनकम ज्यादा है तो हस्बैंड की इनकम वाइफ की इनकम में ऐड हो जाएगी। अगर एओ को यहां कुछ लगता है गड़बड़ है तो एओ आपको पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देगा, बोलने का मौका देगा, फिर वो कुछ स्टेप आगे उठाएगा। आगे, इनकम ट्रांसफर कर दी विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, ये सबसे गलत है। एसेट भी नहीं दी और इनकम ट्रांसफर कर दी, बिल्कुल गलत है, ठीक। इंडिविजुअल ने ट्रांसफर करी इनकम विदाउट ट्रांसफर ऑफ एसेट, देन इनकम इज टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफरर, ट्रांसफरी इसके ऊपर टैक्स नहीं देगा, ट्रांसफरर के हाथ में ही इनकम क्या हो जाएगी? क्लब हो जाएगी। नेक्स्ट पॉइंट, रेवोकेबल ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए, पहला पॉइंट। इन केस ऑफ रेवोकेबल ट्रांसफर, इनकम इज रिसीव्ड बाय ट्रांसफरी, पैसे तो किसको मिलेंगे? ट्रांसफरी को। मे बी हस्बैंड ने वाइफ को प्रॉपर्टी दी तो रेंट किसको मिलेंगे? सिंपल सी बात है, जैसे मैंने प्रॉपर्टी मेरे नाम है, तो मैंने अपने ऑनर टेनेंट को बोल दिया कि चेक मेरी वाइफ का नाम पे दे जा करो, तो ट्रांसफर ही रिसीव कर रहा है, बट टैक्स इज पेड बाय, सरकार को मतलब टैक्स से है, ना कि इनकम से। सरकार को मतलब नहीं है वाइफ को दे रहे हो किसी और को दे रहे हो, हमें टैक्स चाहिए, और टैक्स देगा कौन? सिंपल ट्रांसफरर, जो इनकम को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक। इसकी एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? अगर ट्रांसफर इज रिवॉल्व्ड आफ्टर द डेथ ऑफ बेनिफिशियरी, अगर डेथ के टाइम वाइफ की डेथ हो जाती है तो मान लो प्रॉपर्टी फिर रेंट मुझे ही मिलने वाला है, देन वो प्रोविजन नहीं लग पाएंगी। HUF का केस, एसेट ट्रांसफर ज्यादा गया होगा जब एक मेंबर अपनी प्रॉपर्टी उठा के किसको दे देता है? HUF को, विद और विदाउट कंसिडरेशन, या तो बिना पैसे के या कुछ कम पैसे पे, ठीक है, देन HUF को टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स लगेगा इन द हैंड्स ऑफ मेंबर, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन ऑफ HUF, अगर इनकम कोई ड्राइव होती है बाय स्पाउस, शैल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ ट्रांसफर, कोई होगी। नोट से कुछ पॉइंट, इनकम इंक्लूड लॉस है, देयरफॉर लॉस आल्सो क्लबिंग में लग जाएगा। वेयर एसेट ट्रांसफर कन्वर्टेड इन अदर फॉर्म, मैंने एक एसेट को एक पैसे में 10 लाख दिया, आपने 10 लाख क्या कार ले ली, मान लीजिए कुछ भी, उसको अदर फॉर्म में टैक्सेबल करेंगे जिस हैंड्स में कन्वर्ट किया। नेचुरल लव एंड अफेक्शन मे बी अ गुड कंसिडरेशन बट एडिक्वेट कंसिडरेशन ये नहीं है, ठीक। इफ द एसेट ट्रांसफर इज सोल्ड बाय ट्रांसफरी, देन कैपिटल गेन लगेगा। सिंपल बात, अगर मैंने आपको एसेट दी थी और आपने वो एसेट बेच डाली तो उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। इफ देयर आर टू ट्रांजैक्शन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं क्रॉस गिफ्ट, मैंने एग्जांपल दी थी, मैंने धीरज की वाइफ को FD दी, पैसे दिए, उसने FD करवा दी, धीरज ने मेरी वाइफ को 10 लाख रुपए दिए, उसने आगे FD करवा दी, तो जो दोनों में कॉमन अमाउंट थी वो हमने क्लबिंग कर थी इन द हैंड्स ऑफ बोथ ब्रदर्स, A एंड B, जो भी नाम दिए थे हमने। जैसे मैंने मान लीजिए धीरज की ब्रदर को, वाइफ को 12 लाख रुपए गिफ्ट करे, उसने FD करवा दी, धीरज ने मेरी वाइफ को 8 लाख रुपए दिए, तो कॉमन अमाउंट कौन सी हुई? 8 लाख, क्रॉस गिफ्ट। तो 8 लाख का 9% के हिसाब से उन्होंने FD करवाई, 1/8 को 8 महीने का ब्याज निकाल लीजिए, तो कॉमन मेरे अकॉर्डिंग 48,000 हुआ, तो यही क्लब होगा इन द हैंड्स ऑफ X एंड Y। क्लबिंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ इनकम ऑन द मैचिंग अमाउंट ऑफ क्रॉस गिफ्ट, जैसे हमारे क्वेश्चन में है 8 लाख रुपए, ठीक है सर।
8 लाख इज द मैचिंग अमाउंट, डन। लास्ट केस मेरे लिए था जब आप अपनी वाइफ को मान लीजिए कुछ पैसे गिफ्ट कर देते हैं और उस पैसे से वो क्या करती हैं, बिजनेस स्टार्टअप। तो बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो बिजनेस में कोई लॉस या प्रॉफिट भी तो होगा। अगर प्रॉफिट होगा तो उसके अंदर भी आपका कोई ना कोई स्टेक बनता है। तो उसी बात के ऊपर बात करेंगे। देखिएगा, व्हेन एनी एसेट इज ट्रांसफर्ड बाय इंडिविजुअल टू हिज स्पाउस सन्स वाइफ, such amount is invested in business by transfer is then proportionate profit of such business shall be clubbed as per following formula। फॉर्मूला क्या था, इनकम फ्रॉम बिजनेस इनटू गिफ्टेड बाय एसएससी, जैसे मैंने कहा था 2 लाख रुपए मैंने गिफ्ट करे। यहां चक्कर मेन है कैपिटल ऑफ बिजनेस ऑन फर्स्ट डे। जो आपने मुझे आपको गिफ्ट दिया उसके अंदर वो कैपिटल के अंदर वो पार्ट होना चाहिए फर्स्ट डे के अंदर। जो एग्जांपल भी है, क्लबिंग शैल बी एप्लीकेबल ओनली इफ गिफ्टेड मनी इज इंक्लूडेड इन ओपनिंग कैपिटल। जैसे ओपनिंग कैपिटल 7 लाख थी तो मैंने 10/4 को 3 लाख रुपए वाइफ को दे दिए। जब 10/4 को दिए, दिक्कत क्या हुई, पूरे साल उसने 3 लाख यूज तो करे, बट इस साल क्लबिंग नहीं हो पाएगी बिकॉज ओपनिंग कैपिटल में मेरा 3 लाख इंक्लूड नहीं है। क्या करें, फॉर्मूला सर, तो ये 3 लाख नहीं है, टोटल हुआ 10, और मेरी वाइफ ने उस साल 4 लाख कमाए, मेरा इस 4 लाख के अंदर कोई स्टेक नहीं बनता, छोटी सी कंडीशन के कारण। जबकि उसने पूरा पैसा यूज किया मेरा 10 तारीख से लेके, 10 दिन तो हुए थे, 10 दिन बाद दिया, फिर क्या हो गया, पूरा साल 365 दिन है, 355 डेज तो यूज किया। बट नहीं, क्या करें, लॉ है, लॉ कहता नहीं जी मुझे तो ओपनिंग कैपिटल के अंदर आपको गिफ्टेड पार्ट चाहिए, अगर होगा तो क्लबिंग करूंगा वरना नहीं करूंगा। चलिए कोई बात नहीं, टोटल 14 हो गया। अगले साल जब मैंने पैसा कमाया, मेरी वाइफ ने 630 कमाया, अब लॉ लग जाएगा। पहले तो कहता पिछले साल ये क्लबिंग प्रोविजन नहीं लग पाएगी बिकॉज ये 4 लाख अमाउंट वाइफ के हैंड में टैक्सेबल है। 20-21 में 630 कमाया, मेरी अमाउंट 3 लाख थी, ओपनिंग कैपिटल आज मेरे लिए क्या बन गई, 14 लाख। प्रोपोर्शनेट 135 इज टैक्सेबल इन हैंड्स ऑफ हस्बैंड, 1,35,000 हस्बैंड के हाथ में टैक्सेबल है और 495 इन हैंड्स ऑफ वाइफ। थोड़ा रिपीट करना जरूरी था। ऑल क्लबिंग प्रोविजन जो भी हैं वो सेकंड जनरेशन के ऊपर नहीं लगेंगे। एग्जांपल जैसे मिस्टर बी ने 10 लाख गिफ्ट दिए मिसेस बी को, उन्होंने एफडी कराई, 1 लाख कमाया, तो 1 लाख किसके हैंड में क्लब होगा, भोराना में, बी में। ठीक है, सिंपल सी बात। अगली बार वाइफ ने 10 लाख प्लस 1 लाख जो ब्याज आया उसको 8 रिन्यू आगे ही एफडी फिर करवा दी, 11 लाख की, 11 लाख के ऊपर ब्याज आएगा 10% के हिसाब से 1/10, तो मेरा 1/10 में 1 लाख तक का ही पार्ट है। जो ऊपर का 10,000 है वाइफ के हैंड में क्लब होगा, वाइफ की इनकम है, नॉट मेरी इनकम है, जिसको बोलते हैं सेकंड जनरेशन है, इनकम के ऊपर इनकम कमाना, सेकंड जनरेशन। ठीक हो गया। लीजिए आज का नया चैप्टर हमारा सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस। छोटा सा चैप्टर, तो ज्यादा बड़ा रहा नहीं है चैप्टर, बिल्कुल छोटा सा। क्वेश्चन भी इसके आई थिंक सो कम है जो तो मुझे याद है। इसके बाद डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन ही करने वाले हैं। देखिएगा सेक्शन 70, पहले तो सेट ऑफ का मतलब समझिए कैरी फॉरवर्ड का। कैरी फॉरवर्ड समझते हो, अगले साल के लिए शिफ्ट करना, इस साल कुछ नहीं बन पाया तो अगले साल देखेंगे बेनिफिट, ठीक है ना। सेट ऑफ का मतलब क्या है कि आपके पास 5 हेड्स ऑफ इनकम है, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, पीजीपी, कैपिटल गेन, अदर सोर्स। डन सर, बिल्कुल सही आपने कहा। अब सब हेड्स के अंदर अपने अपने प्रॉफिट्स होंगे, अपने अपने लॉसेस होंगे। जैसे एग्जांपल सैलरी, सैलरी के अंदर कभी भी लॉस नहीं होगा, बिल्कुल डन सर। हाउस प्रॉपर्टी मे बी इनकम मे बी लॉस, ठीक है सर। पीजीवीपी मे बी इनकम मे बी लॉस, ठीक है सर। पीजीवीपी में भी इन्होंने 3 पार्ट्स में बिजनेस को डिवाइड किया, नॉर्मल बिजनेस, ठीक है, स्पेकुलेटिव बिजनेस अलग कर दिया, स्पेसिफाइड बिजनेस 35 एडी वाले वो 14 बिजनेस याद कीजिए, कोल्ड स्टोर वाले, होटल वाले, फर्टिलाइजर प्लांट्स वाला, वाटर सप्लाई, ठीक, सब कुछ समझा लगा होगा। आयरन और कंटेनर फ्रेट स्टेशन डिपो, सही है सर, डिटो। हॉस्पिटल नहीं है, हाउसिंग अफोर्ड स्कीम वाले वो। तो पीजीबीपी को भी 3 पार्ट्स में, नॉर्मल बिजनेस, स्पेसिफाइड बिजनेस, स्पेकुलेटिव बिजनेस, तो इन तीनों में अलग अलग, किसी में प्रॉफिट किसी में लॉस, तो कुछ कंडीशंस भी होंगी। अदर सोर्स में मे बी शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, पहले तो बात, अब मे बी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस, कुछ भी। अदर सोर्स में इनकम, अदर सोर्स में इनकम ही होगी, मोस्ट प्रोबेबली लॉस तो होता नहीं, ठीक है। तो देखिएगा, तो इन्होंने 2 बातें कही। पहले सेक्शन 70 क्या कहता है, इंट्रा हेड एडजस्टमेंट। क्या कहता है, इंट्रा हेड, समझिएगा। इंट्रा हेड एडजस्टमेंट का मतलब क्या है, विद इन द हेड। मैं यहाँ पे लिख देता हूं, इंट्रा हेड का मतलब विद इन द, आप इसको नोट कर लिएगा, विद इन द हेड। ये अपने ही हेड से मदद मांगी, ये अपने ही घर से हेल्प मांगी। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में तो हमने पढ़ी रखा है 3-3 घर होते थे, तब तो 2 घर को हमने सेल्फ ऑक्युपाइड का दर्जा दे दिया था। तो 2 घरों में लॉस है, तीसरे में प्रॉफिट है, तो पहले आप दूसरे से हेल्प मांगने की बजाय अपने घर वालों से हेल्प कीजिए। अगर मुझे कोई प्रॉब्लम होगी तो पहले मैं हेल्प किससे मांगूंगा, धीरज से, अपने मदर से, अपने फादर से, इनसे हेल्प मांगूंगा, वाइफ से हेल्प मांगूंगा। पहले आपसे बोलना, जो बच्चों देखो ये दिक्कत है, अभी मुझे ये पैसे की जरूरत है, नहीं, पहले मैं उनसे बात करूंगा। इंटरनेट जो मेरे नजदीक है, जो मेरे घर के पास है, जो मेरा ही पार्ट है। जैसे मेरे मान लो 2 बिजनेसेस हैं, कपड़े का मान लीजिए, एक पढ़ाने का, अलग एक प्रोफेशन है, एक बिजनेस है, ठीक है, मेरे 2-3 बिजनेस हैं, तो आपस में वो कैसे सेट ऑफ होंगे,
कैसे कोई मुझे सेट ऑफ करने देगा नहीं देगा, कुछ रूल्स हैं, कुछ टाइम पीरियड है। अगर पहले साल आप सेट ऑफ कर सकते हैं इंट्रा, पहले वो कीजिए। अगर इंट्रा नहीं बात बनती, मतलब हाउस प्रॉपर्टी थी, तीनों में लॉस है, तो मैं हाउस प्रॉपर्टी किससे मदद मांगू, तो फिर आप अपने घर से बाहर आके लोगों से हेल्प लेंगे। लोगों कौन से हो जाएंगे, इंटरहेड, दूसरे घर वालों से। दूसरा घर में बैठा है, सैलरी बैठा है, पीजीबी बैठा है, कैपिटल गेन बैठा है, अदर सोर्स बैठा है, उनसे हेल्प लेंगे हम लोग। अगर उनसे भी हेल्प नहीं मिल पाएगी फिर तो सर आपको वेट ही करना पड़ेगा, वो है कैरी फॉरवर्ड। अगला साल आप वेट कीजिए, फिर देखिए आप क्या प्रॉफिट लॉस कमाते हैं, क्या आपके पास आता है। प्रॉफिट हुआ तो डेफिनेटली वो आपको हेल्प कर पाएगा, ठीक है। लॉस हुआ तो फिर भाई आपको वेट एंड वॉच की गेम है। पर कितनी देर, वो सारा हम आज पढ़ेंगे। किसको कितने साल दिए गए, किसको इंडेफिनेट टाइम दिया गया, किसी को सिर्फ 4 साल ही दिए गए, किसी को 8 साल दिए गए। वो सरकार ने कुछ पॉइंट्स बताए हैं जो ज्यादा चक्कर में नहीं डाला, 3 ही रेट रखे हैं, 4 साल, 8 साल, इंडेफिनेट। आप खुद याद कर लेंगे। 4 साल जहां बड़े शकी से काम है, स्पेकुलेटिव वाले, हॉर्स रेसेस वाले, तो वहां पे सरकार ने 4 साल रखे, नॉर्मल में 8 साल रखे, और जहां बिल्कुल जेन्युइन कॉज था वहां पे अनडेफिनेट पीरियड रखा। देखिएगा, पहले इट मीन्स लॉस from one source of income can be set off against income from another source, एक ही source income but in the same head of income। इससे बड़ा सिंपल वर्ड नहीं हो सकता। एक सोर्स से इनकम है, एक सोर्स से लॉस है, आपस में सेट ऑफ कराइए इन द सेम हेड ऑफ इनकम में। कुछ एक्सेप्शंस हैं, बस वो आपको याद करनी पड़ेंगी। यही एक्सेप्शन सेम है इंटर में भी। कैसे, पहला पॉइंट, स्पेकुलेटिव बिजनेस लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट ओनली स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम। पहले इसके बाद को हजम कीजिए। स्पेकुलेटिव लॉस कहता मैं तो सिर्फ, अगर सरकार कहती है लेस करना है आपने, तो इसके लिए सिर्फ स्पेकुलेटिव इनकम होनी चाहिए, वरना ये लेस आप नहीं कर पाएंगे, ठीक है। नंबर 2, स्पेसिफाइड बिजनेस लॉस 35 AD कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट, लो कर लो बात, स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम। स्पेसिफाइड का लॉस भी आपको स्पेसिफाइड बिजनेस इनकम से ही लेस करना पड़ेगा, और कोई इनकम इसकी मदद आपकी नहीं कर पाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही सेट ऑफ होगा सिर्फ, ठीक है। तो लास्ट है ऑइनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस। ऑइनिंग एंड मेंटेनिंग, जो घोड़ों को ऑन करते हैं, रखते हैं, पालते हैं, मेंटेन करते हैं रेस हॉर्सेस के लिए, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम ऑइनिंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस से ही इनकम। तो प्लस 4 पॉइंट, ये स्पेकुलेटिव का स्पेकुलेटिव से, स्पेसिफाइड का स्पेसिफाइड से, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से, हॉर्स रेसेस और मेंटेनिंग का हॉर्सेस मेंटेनिंग से, ठीक है। इंटरहेड क्या कहता है, सिंपल है यार, कुछ भी नहीं, अगर वो पढ़ लिया 71 सेक्शन है। इट मीन्स अ लॉस अंडर वन हेड, वन सोर्स था या वन हेड है एक घर में, कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम अनदर हेड ऑफ इनकम बट इन द सेम प्रीवियस ईयर। पहले साल ही ये आपके पास सुविधा है, फैसिलिटी है कि पहले तो आप इंट्रा जाइए, अपने ही घर से मदद मांगिए। नहीं घर में मदद मिल पाती पहले साल, जिस साल का लॉस है, तो आप दूसरों से मदद मांग लीजिए, दूसरे घर वालों से, बाकी सैलरी पीजीपी कोई हेड है उनसे मदद मांग लीजिए। बट अगले साल इसी लॉस का कैरी फॉरवर्ड के टाइम, तब आपको इंटर का बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। तब आपकी अगर मदद करेंगे तो वो इंट्रा ही होंगे, आपके अपने ही घर वाले होंगे, कोई भी बाहर वाला आपकी दोबारा मदद नहीं करेगा। पहले साल आपके पास पूरा टाइम है, हर साल जब भी लॉस राइज होगा किसी भी हेड में, उस साल उस लॉस के बाद पूरा टाइम है, आप जहां मर्जी घूम ले, जहां मर्जी। क्या, इंट्रा या इंटर, पहले इंट्रा जाइए, रूल है, फिर आपको मैं कहूंगा सीधा इंटर चला जाए, वो भी दिक्कत है। जब तेरे घर वालों के पास पैसे पड़े, उनसे मांगना, मुझसे क्यों मांग रहा है, सिंपल सी बात। तो पहले इंट्रा फिर इंटर, ठीक है। मैं अंडरलाइन करना चाहूंगा स्पेकुलेटिव के साथ, ये 4 पॉइंट्स आपके सेम है, आप देख लीजिए। 4 स्पेसिफाइड का स्पेसिफाइड से, लॉन्ग टर्म का लॉन्ग टर्म से, स्पेकुलेटिव का स्पेकुलेटिव से, अर्निंग एंड मेंटेनिंग का अर्निंग एंड मेंटेनिंग से, ठीक है। 5th और 6th नया पॉइंट आ गया, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहता मैं सिर्फ लेस होऊंगा शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। ये थोड़ी बात नहीं कर गया। शॉर्ट टर्म कहता भाई मैं भी दूसरे घर नहीं जाऊंगा, मैं अपने वालों से मदद मांगूंगा। शॉर्ट टर्म लॉस, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से हो ही सकता है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से बस कैपिटल गेन से रहेगा। लॉस फ्रॉम बिजनेस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट सैलरी, बिजनेस का लॉस कभी भी सैलरी के अगेंस्ट सेट ऑफ नहीं कर सकते, ठीक हो गया, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आ गया, फॉर कैरी फॉरवर्ड लॉसेस इंटरहेड एडजस्टमेंट नॉट अलाउड, मैं आपको बता चुका हूं, उन्हें पहले ही बोल दिया, सेम प्रीवियस ईयर का ही कंसेप्ट है, एक साल ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा, आप इंट्रा और इंटर जा सकते हैं, उसके बाद आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, ठीक है। तो आइएगा जल्दी समरी देखिएगा। इनकम फ्रॉम सैलरी लॉस नॉट पॉसिबल, बात ही खत्म। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इंटरहेड एडजस्टमेंट अलाउड है। इंटरहेड एडजस्टमेंट में भी कंडीशन है, मैक्सिमम 2 लाख तक आप कर पाएंगे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते। असेसमेंट के 18-19 में आ गया था ये पॉइंट, ये 2 लाख तक मैक्सिमम, ये नहीं कि 3 लाख का लॉस पर उठा के 3 लाख नेगेटिव कर दो, नहीं। तो मैक्सिमम अगर दूसरे घर वालों से हेल्प मांगनी है हाउस प्रॉपर्टी ने, तो मैक्सिमम कितनी मांग पाएगा, 2 लाख रुपए की।
कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं, अगले साल आ जा देख लेंगे। पीजीबीपी का सिंपल है, देखो पहले तो लॉस फ्रॉम स्पेकुलेटिव बिजनेस पढ़ाया था, सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम वरना कैरी फॉरवर्ड, अगर इनकम है स्पेकुलेटिव तो लेस कर दो वरना कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड, ये भी स्पेसिफाइड इनकम से ही लेस होगा वरना अपना कैरी फॉरवर्ड कर दीजिए। अदर बिजनेस लॉस है नॉर्मल, मतलब इंट्रा भी है इंटर भी है एक्सेप्ट सैलरी, बस यहाँ थोड़ा चक्कर है, एक्सेप्ट सैलरी है, कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। कैपिटल गेन की बात करें, दो थे अगर आप मुझे बताएं जल्दी जल्दी। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, हाँ सर याद आ गया, आपने बताया था शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कहीं भी जा सकता है, कहीं भी क्या मतलब इंट्रा ही जाएगा, किससे, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, कैरी फॉरवर्ड तो है ही है। लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस का बड़ा चक्कर था कि भाई मैं किसी के पास नहीं जाऊंगा, मैं बड़ा जिद्दी हूँ, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही माइनस होगा, तो यह करना पड़ेगा आपको, कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। अदर सोर्स, अर्निंग एंड मेंटेनिंग, एक तरफ सेट ऑफ होगा सेम इनकम से, सेम इनकम का मतलब अर्निंग एंड मेंटेनिंग से ही आप इनकम कमाइए, उसी से आप वो लॉस लेस कीजिए, कैरी फॉरवर्ड अलाउड है। अदर्स लॉस है, अदर सोर्स से इंट्रा इंटर दोनों अलाउड है, कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, ये थोड़ा नया पॉइंट है, वरना सब में कैरी फॉरवर्ड अलाउड है, इसमें कैरी फॉरवर्ड अलाउड नहीं है, ठीक। नोट्स क्या है, मैक्सिमम लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी विच कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट इनकम फ्रॉम एनी अदर हेड, बता दिया था वैसे 2 लाख रुपए है, इससे ज्यादा नहीं। It is to be remembered that when a particular loss is carried forward, it can be set off only against the income from the same head. अगले साल जब कैरी फॉरवर्ड के बाद जाएंगे, मान लो हाउस प्रॉपर्टी का लॉस कोई पेंडिंग रह गया था पिछले 2 सालों का, पिछले 1 साल का, तो आज उसके पास एक ही ऑप्शन है, अगर हाउस प्रॉपर्टी में इनकम है तो उससे वो लेस हो जाएगा, वरना वो दूसरे घर से हेल्प नहीं ले पाएगा फॉर द फोर्थ कमिंग असेसमेंट ईयर्स के लिए, अगले सालों के लिए। ये चार्ट दिया हुआ है जी, क्या क्या लाइफ है किसी की, जैसे सेक्शन नंबर आ गया, लॉस टू बी कैरी फॉरवर्ड आ गया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस कौन से हैं, टाइम लिमिट क्या है, मैंडेटरी फाइलिंग और रिटर्न भरना जरूरी है। 71 लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इनकम से 8 साल तक रिटर्न होना जरूरी नहीं, मतलब टाइम पे रिटर्न ना भरी जाए पर भरनी तो है, रिटर्न तो फाइल करनी पड़ेगी, बट टाइम पे ना हो तो चल जाए, कोई इशू नहीं है, लेट हो जाता है कोई 2 महीने महीना, कुछ पेनल्टी टैक्स देके आ जाते हैं, कोई इशू नहीं, चल जाए। जैसे दिस टाइम करंट नाउ सिनेरियो में सरकार ने 31 मार्च वैसे तो 31 जुलाई 30 सितंबर 31 अक्टूबर डेट थी, फिर 31 मार्च कर दी कोरोना कारण, 31 मार्च के बाद उठा के 30 जून तक कर दी, 3 महीने और एक्सटेंड कर दी। अब आज भी अगर आप रिटर्न भर देते हैं प्रीवियस ईयर 19-20 की, तब भी आपको लॉसेस कैरी फॉरवर्ड मिल जाएंगे, समझिएगा बात को। नॉर्मल बिजनेस लॉस क्या कहता है, बिजनेस इनकम से होगा, 8 साल के लिए होगा, यस रिटर्न भरना कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ऑन टाइम मैंडेटरी है, लेट नहीं होना चाहिए। स्पेकुलेटिव का स्पेकुलेटिव इनकम से होगा 4 साल, जहां चल रहा घपलेबाजी है, साल सरकार ने 7 ईयर्स कम कर दिए। रिटर्न मैंडेटरी रखी, देखो रिटर्न सब में मैंडेटरी है। स्पेसिफाइड लॉस है तो ये भी ए इंडेफिनिट, बिकॉज सरकार के हक के लिए काम कर रहे हैं, वो 14 बिजनेस में काम कर रहे हैं, कोल्ड स्टोर वाले, होटल वाले, हॉस्पिटल वाले, तो वहां पे काम कर रहे हैं, सरकार आपके साथ है, तो ये बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत बड़े लॉसेज होते हैं, ये 8 साल में कवर नहीं हो सकते, तो सरकार ने वहां पे टाइम ही क्या दे दिया, इंडेफिनिट, आप काम तो करो। अब हमारे लिए हॉस्पिटल गवर्नमेंट आप खोलोगे तो ये गवर्नमेंट का काम हो गया भाई साहब, आप कोल्ड चेन बनाओगे गवर्नमेंट का काम हो गया, आप तो उनके लिए काम कर रहे हो, सरकार इतने आप इतना तो आपके लिए कर सकती है, इस कारण से तो ये मैंडेटरी है रिटर्न भरना। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस बताया था, शॉर्ट टर्म दोनों में से, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, लॉन्ग टर्म सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही होगा, ईयर 8 साल है, रिटर्न मैंडेटरी है। अर्निंग एंड मेंटेनिंग रेस हॉर्सेस, तो अर्निंग एंड मेंटेनिंग से ही होगा, 4 साल में होगा, रिटर्न जरूरी है। अनअब्जॉर्ब डेप्रिसिएशन समझिएगा, एनी इनकम से हो जाएगा अदर देन सैलरी, बिकॉज डेप्रिसिएशन बिजनेस का पार्ट है, इसलिए वो सैलरी से नहीं जाएगा, एक्सेप्ट सैलरी था पीजीपी का, टाइम इंडेफिनिट दे दिया, रिटर्न जरूरी नहीं है, मतलब लेट भर दो वही चीज है। लास्ट पेज अपना खत्म सर, छोटा सा पॉइंट था, नोट्स क्या है, वेयर इनकम इज एग्जम्प्ट देन लॉस डज नॉट हैव एनी टैक्स ट्रीटमेंट मींस इट शुड बी इग्नोर्ड, इसको बोलते हैं डेड लॉस। जब इनकम एग्जम्प्ट है, इनकम के ऊपर टैक्स नहीं बनता तो उसके ऊपर लॉस होगा तो डेड लॉस है। दूसरा, लॉस फ्रॉम एनी लॉटरी कार्ड गेम रेस एक्सेट्रा आर नॉट एलिजिबल फॉर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम रेफर टू 115 लॉटरी इनकम में, क्रॉसवर्ड पजल में, इनकम और टीवी शो, इन इनकम में से आपका कोई भी लॉस सेट ऑफ नहीं किया जाएगा, तो लॉटरी विनिंग, क्रॉसवर्ड पजल्स या ठीक है ना अपना टीवी शोज वाला कुछ भी। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस फ्रॉम अ बिजनेस कैन बी सेट ऑफ इवन इफ सच बिजनेस इज नॉट कंटिन्यू, चाहे अपने बिजनेस बंद भी हो गया हो 2 साल पहले, बिजनेस का लॉस है तो वो सेट ऑफ करने में काम आ जाएगा। ऑर्डर फॉर सेट ऑफ लॉसेस क्या है, पहले करंट ईयर की डेप्रिसिएशन, फिर ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस जो हैं आपके, फिर अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन जो भी आपका है, समझिएगा। नेक्स्ट, इफ देयर इज इनकम अंडर एनी हेड एंड एलिजिबल लॉसेस अंडर एनी अदर हेड, सच लॉसेस फर्स्ट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द इनकम बिफोर सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड ऑफ लॉसेस, पहले अपने हेड से हेल्प लीजिए फिर दूसरे हेड में जाएंगे आप।
सेटअप ऑफ लॉसेज नॉट परमिसिबल अगेंस्ट अनएक्सप्लेन्ड इनकम इन्वेस्टमेंट, इसके अगेंस्ट कभी भी आपका ये लेस इनकम नहीं करी जाएगी इन इनकम के अगेंस्ट। 68, 69, 68 बताया हमने, अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, अनएक्सप्लेन्ड मनी, ठीक है, कुछ भी आपके घर से पकड़ा जाता है, कैश क्रेडिट, कुछ भी ऐसी चीजें पकड़ी थी अनएक्सप्लेन्ड, तो उसको आप कहते हैं हाँ सच इनकम पकड़ेगी, फिर क्या हो गया, जितने लॉस पड़े इस इनकम में से लेस कर दो। नहीं, सरकार कहती है आप कौन सा दिखाने वाले थे, तो हमने रेड करा तो आपका पकड़ा गया अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर, अनएक्सप्लेन्ड मनी, अनएक्सप्लेन्ड इन्वेस्टमेंट, ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई चीजें, कुछ भी ऐसी चीजें पकड़ी गई जो आपके रिकॉर्ड में नहीं थी, तो उस इनकम के अगेंस्ट आपको लॉस लेस करने को नहीं मिलेगा। तो समझिएगा। नेक्स्ट, ये लॉ हमारा सर यहाँ पे खत्म है क्लबिंग एंड सेट ऑफ का। नेक्स्ट स्टेप हमारा बनता है जी क्वेश्चंस का। समझिएगा, ये रहे सर मेरे अकॉर्डिंग बुक में क्वेश्चन, पेज नंबर आपके सामने विजिबल है, देखिएगा। 474 पे बुक्स अपनी ओपन कर लीजिए, बुक्स आप अपनी ओपन कर लीजिए, एक मिनट आपको जस्ट टेस्ट दे रहा हूं, बुक्स आप अपनी ओपन कर लीजिए, देखिएगा। करिए स्टार्ट। हाँ जी सर, लो जी, पहली रजिस्ट्रेशन आपके सामने, वैसे एग्जांपल ही है, रजिस्ट्रेशन तो क्या है, क्लबिंग की है, नोट कीजिएगा, सिस्टमेटिक यहाँ दिखा रहा है क्लबिंग का है, क्लबिंग। ठीक है, देखिएगा, X is a 50% partner in X company, partnership firm from which his wife Mrs. X is getting salary of 15,000 पर मंथ, तो सोच सकते हैं 15,000 इंटू 12 कितना हो जाएगा जी, 1,80,000। ठीक है, टोटल इनकम ऑफ X की है बिफोर क्लबिंग के बिना 5,60,000, वाइल द टोटल इनकम ऑफ मिस्टर मिसिज X की है 6 लाख रुपए, इससे हमें मतलब भी नहीं है। द क्लबिंग प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल एंड टोटल इनकम ऑफ X एंड मिसिज X की क्या होगी, देखिएगा। पहले तो आज मिस्टर X की इनकम, अदर इनकम थी 560, ये थोड़ा गलती थी, मैंने ठीक किया हुआ है। इनकम फ्रॉम सैलरी में से X की थी 1,80,000, ठीक है, माइनस 50,000 रुपए की आपको याद होगी स्टैंडर्ड डिडक्शन, माइनस 50,000 रुपए की क्या है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जिन्होंने सैलरी करी हुई है उनको पता है, बाकियों को बता देता हूं। जब भी आप किसी की सैलरी की अपलोड करते हैं, टोटल मल्टीप्लाई करके वगैरह जो भी होता है, लास्ट में जाके उस पर्सन को हम 50,000 रुपए की फ्लैट 50,000 रुपए की क्या देते हैं, स्टैंडर्ड डिडक्शन। तो ये माइनस करने के बाद 180 में से माइनस करने के बाद, तो यहाँ पे 130 हमने कुछ चेंज करने की कोशिश करी हुई है, अगर आपको विजिबल हो तो यहाँ पे ये 130 हो जाएगा, तो ये ऐड करने के बाद 690 हो जाएगा, नोट कीजिएगा, 6,90,000। मिसिज वाई की इनकम, X की इनकम वैसी रह जाएगी 6 लाख, उसमें कोई क्लबिंग का पॉइंट नहीं है, उसकी जो सैलरी थी मिलेगी मिसिज X को, ये बात नहीं है, पैसे का चक्कर नहीं है, बट टैक्स कौन देगा, मिस्टर X देगा। ठीक है, it may be noted that clubbing in the above case is mandatory even if such clubbing in some cases results into benefit to assessee and loss to revenue। sometimes कहते हैं क्लबिंग फिर भी करनी थी चाहे, बिकॉज अगर इसमें ऐड किया तो 690 हुआ, इसमें ऐड करते तो 730 हो जाता, तो सरकार को फायदा वहां पे था, इनकम ज्यादा मिसिज X की होती, तो नहीं, रूल्स आर रूल्स, नॉट एक ही बेनिफिट देखते हो, कभी इधर हो गए कभी X की तरफ हो गए, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल 2 क्या कहती है, सपोज में A एंड मिसिज A हुज अदर इनकम्स आर कितनी है, 560 एंड 580, ये बिना सिंपल इनकम्स है, 560 एंड 580 नॉर्मल इनकम्स बिफोर कैनिंग क्लबिंग, रिस्पेक्टिवली आर बोथ एम्प्लॉयड इन X लिमिटेड में, दोनों काम कहाँ करते हैं, X लिमिटेड में, एंड गेटिंग रेम्युनरेशन 20,000 पर मंथ, 18,000 पर मंथ। पहले पर्सन A को मिलता है 20,000 महीना, 20,000 इंटू 12 240, वाइफ को मिलते हैं 18,000 पर मंथ, 18,000 इंटू 12 आप कर लीजिएगा 2,16,000। देयर शेयर होल्डिंग इन द कंपनी अलॉन्ग विद रिलेटिव्स क्या है, मिस्टर ए का 10%, मिसिज ए का 5, ए के ब्रदर का, मिस्टर ए के ब्रदर का 6 एंड मिसिज ए के ब्रदर का 8। तो नोट कीजिएगा ये सारे काउंट नहीं होंगे, सिर्फ यहां तक आएंगे, दूसरे का ब्रदर काउंट नहीं होगा। याद कीजिए क्लबिंग में क्या था, स्पाउस, मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर, लीनियर, असेंडेंट, डिसेंडेंट। अगर मेरी तरफ पे देखा जाएगा ए की तरफ पे, तो मैं, मेरी वाइफ, मेरा ब्रदर, ना कि मिसिज का ब्रदर। ठीक, तो 10 + 5 + 6, 10 + 5 + 6 21%, तो सब्सटेंशियल तो बन गया। आगे अगर मैं मिसिज के एंड पे देखूं तो 5 उसका, 10 मेरा, फिर उसका भाई कवर हो जाएगा 8 वाला, 5 10 8 23% तो है, तो ये भी सब्सटेंशियल होल्डिंग रखती है।
अब देखा जाएगा इनकम क्या बताई थी मैंने, अगर दोनों की प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है तो डिफरेंट चीज है, और दोनों का सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है बिना सैलरी इनकम को छोड़े, बिना, जिसकी इनकम दोनों में से हायर है। किसकी ज्यादा है 565, 80, 580, मिसेज की इनकम ज्यादा है, तो मेरी इनकम तो ऐसी आ जाएगी, अदर इनकम 560, दैट्स इट, जो नॉर्मल है। अब मिसेज की इनकम जाके सब कुछ ऐड हो जाएगा क्या, पहले तो मिसेज की इनकम 18,000 इंटू 12 216, 50,000 की डिडक्शन। तो यहाँ पे मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ, उन्होंने थोड़ी गड़बड़ करी हमने, ये गलत करा हुआ है, इन्होंने 40,000 रिडक्शन देने हैं, पुराना है 166। फिर मेरी इनकम 20,000 इंटू 12 240 माइनस 50,000 को ठीक किया हुआ, तो यहाँ पे 190 दिख रहा है आपको, बिल्कुल सही 190, और 166 था, यहाँ पे 356 था। हाँ 20,000 का फर्क पड़ गया, 376 की जगह 356 है, 356 है। और नॉर्मल इनकम उसकी 580 थी, ऐड करने के बाद यहाँ पे 936 हो गया, आपको विजिबल होगा मैंने चेंज किया हुआ है, 9,36,000 पे 9,36,000। लो जी आगे देखिएगा, बीच में कुछ लॉ वगैरह पेज मैंने रखे हुए हैं, डेट नहीं किए थे। ये आपका आ गया जी बिजनेस वाला पॉइंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबसे बढ़िया बेस्ट क्वेश्चन है समझने के लिए, समझिएगा। ए मेक्स अ गिफ्ट ऑफ 2 लाख टू हिज वाइफ, ओके, ऑन 31/1/20 को, यहाँ समझिएगा ये बीच में आ गया, ये ओपनिंग नहीं है, 31/1/20 को, 31 जनवरी 20 को। मिसिज ए स्टार्ट द बिजनेस 15/2, मिसिज ने बिजनेस स्टार्ट कब किया 15/2, यहाँ पर लड़ाई पड़ी लोगों को समझ कम आया था ये पॉइंट, 15/2 को बिजनेस स्टार्ट किया। बाय इन्वेस्टिंग 3 लाख which includes 2 lakh gifted by her husband during the year ending 31 दिन 20 and 21 को she earns 60,000 and 240, पहले साल 60 कमाया फिर 240 कमाया। फ्रॉम द सेड बिजनेस व्हाट अमाउंट ऑफ इनकम बी क्लब्ड, बच्चों का फिर वही आंसर आपने पढ़ाया था सर, पहले से क्लबिंग नहीं होगी, पर यहाँ थोड़ा ऑपोजिट है। क्या, यहाँ गिफ्ट मैंने पहले दिया 31/1 को, वाइफ ने बिजनेस कब स्टार्ट किया 15/2 को, तो उन्होंने कहा था फर्स्ट डे की ओपनिंग कैपिटल, तो जिस दिन बिजनेस स्टार्ट करते हैं ओपनिंग कैपिटल तो वही होती है, मैंने कौन सा कहा था 1 अप्रैल, तो बच्चा याद करे था यार 1 अप्रैल वाला कंसेप्ट दिमाग में रह गया कि बिजनेस तो 1 अप्रैल को ही होता है, या ओपनिंग कैपिटल 1 अप्रैल को होती है, नहीं, ओपनिंग कैपिटल मींस जिस दिन आपने बिजनेस स्टार्ट किया फर्स्ट डे, उस दिन आपकी जो कैपिटल है वो ओपनिंग कैपिटल है। तो यहाँ तो फिर 15 फेब जो है ये आपकी ओपनिंग कैपिटल, तो इस दिन आपकी वो 2 लाख रुपए इंक्लूड थे, यही बात है। तो देखिएगा असेसमेंट ईयर 20-21 में 19-20 की बात कर रहा है, द बिजनेस वाज स्टार्टेड बाय मिसेस ए 15/2 को, एज सच देयर इज नो इन्वेस्टमेंट इन 1/4/19, बट इन केस अ न्यू बिजनेस इज सेट अप ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, द फर्स्ट previous year is in that case shall be period from the date of setting of the business and would end on 31 March next following year, thus the first previous year shall be 15/2 से लेके 31/2 तक, 31 दिन तक। in this case the first day of previous year shall be 15/2 तो हो जाएगा, एंड नॉट फ्रॉम 1/4/19, एंड द इनकम विल बी क्लब्ड इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए विल बी कंप्यूटेड एज अंडर, फॉर्मूला आपको पता ही था, इनकम फ्रॉम बिजनेस, अमाउंट इन्वेस्टेड गिफ्ट से कितना हुआ टोटल गया हुआ 60,000, तो इनकम ही थी, 2 लाख मेरे थे, 3 लाख टोटल वाइफ ने लगाए थे, 1 लाख उसके होंगे, मतलब 2/3 बात लीजिए, ठीक है। तो 40,000 मिस्टर हस्बैंड जो उसका है उसकी इनकम में क्या हो जाएगा, एक ही हैंड में क्लब हो जाएगा। अगले साल भी सेम चीज है, अगले साल बस याद रखिए सेम चीज है, अमाउंट इन्वेस्टेड बिगिनिंग में जो है 2 लाख थी, सब कुछ वही, लॉ वगैरह, क्या कमाए 240, मेरे पैसे 2 लाख, नीचे 360 कैसे आया, 3 लाख तो उसने लगाई थी, 60,000 जो पिछले साल का प्रॉफिट था वो ऐड हो जाएगा, तो कितना जाएगा 360, समझिएगा कैसे, 3 लाख तो बिजनेस में लगाई थी, 60,000 का प्रॉफिट, 60,000 का प्रॉफिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन उन्होंने क्या पूछा हुआ है, सेकंड पॉइंट, बस ठीक है इसको आप छोड़ दीजिए, कोई ऐसी कंपनी है, सेम है वही फर्स्ट डे वाली बात है, कुछ ज्यादा हमारे लिंक में नहीं है। नेक्स्ट देखिएगा इलस्ट्रेशन, मिसेज ए स्टार्टेड द बिजनेस इन 2018, वो ऑर्डर कर चुकी, हर कैपिटल इन द बिजनेस उन्हें 1/4/19 स्टूड एट कितनी 3 लाख रुपए उसकी कैपिटल है। मिस्टर ए हर हस्बैंड गिफ्टेड सम 2 लाख टू मिसेज ए, 10/12/19 को उसने पैसे दिए, which was also invested in the aforesaid business same day. She earned a profit of 1.5 लाख रुपए 390 during the previous year 19-20 एंड 20-21, तो पहली बात तो सेम आ गया। अब ये पॉइंट सेम है, अब 19-20 के प्रॉफिट के अंदर मेरा कोई स्टेक नहीं है, बिकॉज 19-20 में तो मैंने खुद गिफ्ट दिया उसको, 19-20 में तो मैंने अभी गिफ्ट दिया, तो उसकी ओपनिंग कैपिटल ऑलरेडी थी, तो इस कारण से assessment year 20-21 no clubbing of income. In the previous year 19-20, although the gift of 2 lakh was made by A and the same was invested by Mrs. A in the existing business, but there will be no clubbing of income in the hands of A as the amount was gifted to Mrs. A on 10/12/19 को, as such there was no investment out of the gifted money, तो उसमें से मैंने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं थी 1/4/19 को, दैट इज फर्स्ट डे, तो अगले साल जरूर क्लबिंग हो जाएगी,
जैसे अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट 1/4/20 को फर्स्ट डे मिनी अमाउंट गिफ्ट किए थे 2 लाख रुपए, टोटल अमाउंट के फंड से 3 प्लस 1.5 लाख का प्रॉफिट, आज उसके फंड्स हो गए 4.5, तो 3,90,000 का 2 लाख डिवाइड बाय, तो जो फंड इन्वेस्टमेंट जोड़ के था कितना जी 6.5 जोड़ के, तो 1,20,000 रुपये क्लब होगा इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर ए, हस्बैंड के हैंड्स पे। सिंपल है, 2 लाख तो मेरी थे, 3,90,000 का प्रॉफिट था, 6.5 कैसा हुआ, 2 लाख गिफ्ट के, 3 लाख उसके खुद के थे, 5 लाख, 1.5 लाख रुपए का प्रॉफिट था, 6.5 लाख। चेक कर लीजिए 650 इज द टोटल कैपिटल। यहां से आपके नॉर्मल क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं नंबर 3 से। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है करने के लिए, और ये 4 मुझे लगता है अपना लास्ट, तो यहां से तो सेट ऑफ स्टार्ट हो गया। सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, ये सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड स्टार्ट हो गया। पहले मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 4 करवा देता हूँ जो छोटी सी है, फिर तीसरी रह जाएगी, फिर हम वो कर लेंगे, फिर इसके बाद सेट ऑफ के क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। मिसिस सत्या यादव रिसीव द फॉलोइंग अमाउंट्स ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2021, नोट कीजिएगा। ग्रॉस सैलरी 580, तो ग्रॉस बोल रहे हैं, हिंट लीजिए, पहले तो ग्रॉस बोल रहे हैं, मतलब डिडक्शन देनी पड़ेगी, ये रहा 580 माइनस 50 करने के बाद 530, ठीक है। फैमिली पेंशन 10,000 इंटू 12 मिल रही है 1,20,000, तो इसका फॉर्मूला बताता है मिनिमम पेंशन का, जितनी पेंशन मिलती है वो उसका 1/3 विच एवरेज लोअर आपको डिडक्शन मिल जाती है, तो ये रहा 15,000 वाला, 1/3 और 15,000 विच एवरेज लेस, तो 1/20 का अगर 1/3 करते भी तो 40 होता, पर 15 लिस्ट है, 1/20 में से 15 माइनस किए तो 1/5। इनकम ऑफ अ माइनर चाइल्ड 49,000, कोई इशू नहीं, 1500 की एग्जम्पशन दे देना, जिसकी इनकम ऐड करेंगे 47,500। अकाउंटेड बैलेंस इन पीएफ ओवर हस्बैंड आफ्टर डेथ, ये एग्जम्प्ट होता है जी, डेथ के टाइम अगर जिस पर्सन का पीएफ का बैलेंस हो उसके घर वालों को भी मिलेगा, तो वो एग्जम्प्ट होता है। ग्रेचुटी रिसीव्ड आफ्टर डेथ, तो ये भी एग्जम्प्ट होती है, ठीक है। इनकम बताइए और टैक्स लाइबिलिटी, टैक्स लाइबिलिटी में टैक्स निकालना पड़ेगा, तो कुछ भी नहीं है, देखिए टोटल इनकम तो हो गई 682,500, डन। टोटल इनकम, ठीक है, तो टैक्स पेबल निकाल लीजिए इसके ऊपर 682,500 के ऊपर, कोई एज वगैरह कुछ बताई हो, नहीं कोई एज वगैरह नहीं है, तो मैं नॉर्मल अगर मैं कैलकुलेटर पे बात करूं, मैं कैलकुलेटर देख लेता हूं सर, हाँ जी, तो आप भी चेक कीजिएगा 682,500 दिया हुआ है, 2.5 लाख तक तो माफ है, अगले 2.5 लाख के ऊपर 5% करेंगे तो 12,500, तो 682,500 में से 5 लाख माइनस कर दीजिए, 182,500 का 20% प्लस 12,500, 49,000 आ गए, ठीक है। 49,000 4% से जोड़ दीजिए 1960, तो 50,960। नोट अकाउमुलेटेड बैलेंस इन पीएफ एंड द अमाउंट ऑफ ग्रेचुटी रिसीव्ड आफ्टर डेथ ऑफ हस्बैंड इज एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स एंड इज अज्यूम्ड टू बी विद इन द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय सेक्शन 1010, जो भी ये लिमिट आपको पैसे मिल रहे हैं ग्रेचुटी के वगैरह के, सारे मान के चलेंगे वो विद इन द लिमिट हैं, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग के ऊपर ना एग्जाम कितना कैसे, हाँ वो चीज, ठीक है। तो ये खत्म, कैरी फॉरवर्ड बाद में करेंगे, ये क्वेश्चन पहले करते हैं, आइए। Determine the GTI of X and his wife from the following particulars of the ending. पहला, X and his wife are partner in a firm carrying a cloth business. Their respective share of profit being 78/60, मैंने पहले लिख दिया exempt because partnership firm से जो शेयर मिलता है वो क्या होता है exempt according to section 10(2), पता होना चाहिए आपको, because उसके ऊपर फर्म ने ऑलरेडी टैक्स दे दिया होगा 30%, फर्म ने ऑलरेडी 30% टैक्स दे दिया होगा, तो आज वो पार्टनर के हैंड में क्या है, exempt है, ठीक। अगला पॉइंट पढ़िए। Their 16-year-old son has been admitted to the benefits of another firm from which he received 80,000 as a share of profit in the firm and 90,000 as interest on capital, 90,000 उसको ब्याज मिला। The capital was invested out of the minor on fund से उसने 9 लाख रुपए से वो लगाए थे। जो प्रॉफिट का शेयर है वो गेन एग्जम्प्ट है, आपको पता होना चाहिए, जो प्रॉफिट का शेयर है माइनर को मिले चाहे किसी बड़े को मिले वो गेन एग्जम्प्ट है। हाँ, जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर 90,000 मिले माइनर को वो टैक्सेबल है। 90,000 में से 1,500 रुपए की एग्जम्पशन देने के बाद 88,500 आपका क्या कर दिया जाएगा, टैक्सेबल, चेक कर लीजिएगा, ठीक है। आगे एक बार कर देते हैं, आगे बढ़िए। हाउस प्रॉपर्टी इज इन द नेम ऑफ एक्स, ठीक है, वॉज ट्रांसफर टू हिज वाइफ 1/12 को दी, चलो मैं पहले तो उसने 1 अप्रैल से 1/12 तक अपने पास रखी, तो मैं देखा जाए 8 महीने तो हस्बैंड के पास ही थी, फॉर एडुक्वेट कंसिडरेशन, ठीक है। द प्रॉपर्टी हैज बीन लेट आउट एट ए रेंट ऑफ 30,000 पर मंथ, तो पहले 30,000 इंटू 8 महीने का किराया तो हस्बैंड ले लेगा,
अगले 4 महीने का वाइफ ले लेगी, इसमें क्लबिंग नहीं लगेगी बिकॉज उसने एडुक्वेट कंसिडरेशन के लिए ट्रांसफर किया था। आपको दिखा देता हूँ साथ साथ, ये देखिए पहले हस्बैंड का GTI ऑफ X, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, रेंटल वैल्यू 30,000 इंटू 8 240, 30% की डिडक्शन दे दी तो 168। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस फर्म से एग्जाम्प्ट है, माइनर सन का भी फर्म से एग्जाम्प्ट है। हाँ इंटरेस्ट 90,000 मिला था, 1500 की एग्जाम्पशन देने के बाद 88,500। ठीक है, यहाँ पे वाइफ का 4 महीने का रेंट एडुकेट के लिए इसको मिल जाएगा 30,000 इंटू 4 एक भी 36,000 माइनस करने के बाद 84। इनकम शेयर से एग्जाम्प्ट है। ठीक, अदर सोर्स के पॉइंट रह गए हैं, देखते हैं यहाँ से। देखिए ये अच्छे पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। देखिएगा, डिवेंचर ऑफ अ कंपनी ऑफ रुपीज 1,40,000 एंड 1,12,000 परचेज 2 years ago आर इन द नेम ऑफ एक्स एंड मिसिज वाइफ के नाम पे, दोनों के नाम ले लिए थे उन्होंने। ऑन विच इंटरेस्ट इज रिसीवेबल एट 10% पर एनम। ओके, हिज वाइफ हैड इन द पास्ट ट्रांसफर्ड 70,000 आउट ऑफ हर इनकम टू एक्स को फॉर परचेज ऑफ डिवेंचर इन द नेम ऑफ एक्स ने। पिछले साल ही वाइफ ने 17,000 रुपये एक्स को दिए थे कि अपने नाम पे आप डिवेंचर परचेज कर लीजिए। तो देखा जाए तो उसकी इनकम हुई हो, ठीक है, जो उसको 14,000 मिलेगी इसका, देखिए इसका 11,200 इसको मिलना ही मिलना वाइफ को, इसका 14,000 जो मिलेगा, इस 14 में से आधी इनकम किसकी बनती है, 70 तो उसने दिए थे उसकी वाइफ की, और आधी किसकी बनती है, हस्बैंड। ये रहा इंटरेस्ट एट द 10% ऑन द 70,000 डिवेंचर, ओनली 1/2 और 140 वर ब्रॉड बाय ओन फंड्स, तो यहाँ पे 7,000। इसकी बात पे आ जाओ, 11,200 इसकी अपनी थे वाइफ के, वो 1,12,000 का 10%, इसने कौन सा किससे गिफ्ट लिया था, ठीक है, और 70,000 जो उसने फंड बढ़ाए थे हस्बैंड के नाम पे लेने के लिए, 7,000 ये हो गया। ठीक है, आगे चलिए, ये पॉइंट खत्म। X had transferred 50,000 to his wife in the year 14 में without any consideration, which was given as a loan by her to wife. She earned BZAR as interest during the earlier previous year, ठीक है, which was also given on loan to wife। बनते हैं जो उसके ऊपर ब्याज बनता हुआ, सेकंड जनरेशन का वाला पॉइंट है। 50,000 का लोन दिया था, उसके ऊपर 20,000 इंटरेस्ट बन गया, तो आज कितनी अमाउंट होगी, 70। उसने वही 70 को शी रिसीव इंटरेस्ट, आज मिल रहा है कितना जी, 10%। सिंपल सी बात है। तो देखिएगा सेकंड जनरेशन वाली इनकम वाली बात आ गई। मेरे पास यहाँ पे कितनी इनकम आ जाएगी, 5, मैं तो 50,000 तक की बुक करूंगा। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हिज वाइफ 10% ऑन 50,000 विदाउट एनी कंसिडरेशन, और बाकी 2,000 के ऊपर वाइफ ले ली। ये रहा इंटरेस्ट ऑन 20,000। दिस इंटरेस्ट इज accrued income of 50,000 which have been transferred to her by the husband and interest on such accrued income जो भी है वो ट्रांसफर होती है। ठीक है, लो जी अपना आ गया लास्ट पॉइंट। एक्स ट्रांसफर करता है 75,000 टू अ ट्रस्ट, वही थर्ड पर्सन वाला कि ट्रस्ट को दे दिया कि वाइफ को या बेटे की वाइफ को दे दियो। द इनकम एक्रूइंग फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट एज इंटरेस्ट अमाउंटेड टू कितना बना, 7,500 डन, आउट ऑफ विच 5,000 शैल बी यूटिलाइज्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सन्स वाइफ, उसको देने हैं 25 फॉर द बेनिफिट ऑफ हिज सन, जो क्या है माइनर चाइल्ड। तो सिंपल सी बात है, 5,000 तो इसके पास ही आ जाएंगे जिसने ट्रांसफर करे। ठीक है, और माइनर वाला नहीं यहाँ पे ये लेके चलेगा, कारण क्या पॉइंट था देखो मैं, हाँ वो माइनर चाइल्ड की इनकम में ही ऐड हो जाएगा, उसकी मेंटेनेंस के लिए चल रहा है। तो ये यहाँ पे टोटल कर देंगे दोनों की इनकम। आप यहाँ पे भी नोट कीजिएगा, इसकी इनकम भी टोटल हो जाएगी। मैं यहाँ पे नोट्स आपको जरूर पढ़ा देता हूँ। पहला तो है फर्म वाला, मेरे हिसाब से शायद वही 10(2)(a) वो एग्जाम्प्ट है, इसको पढ़ा कर देते हैं। हाँ देखिएगा, और 2 हस्बैंड एंड वाइफ में भी पार्टनर्स इन द सेम फर्म इवन इन केस फलाना। ठीक यार, सिंपल है, पढ़ लेना यार, इट्स एग्जाम्प्ट है। ठीक है, ये पढ़ा देता हूँ। Where the asset is transferred to a trust for the benefit of son's wife, the income from such asset is taxable in the hands of transferor, कर दिया 5,000। However, income utilized for the benefit of son's minor son shall be clubbed in the hands of that parent of son minor son whose income is okay greater. It shall therefore not be clubbed in the hands of Mr. X। पहले कंपेयर करेंगे X और Mrs. X की, किसकी इनकम ज्यादा, उसकी इनकम में 25,000 रुपये ऐड कर दिए जाएंगे। ठीक है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के ऊपर आ गया। जो शेयर है फर्म का एग्जाम्प्ट है, टोटल इनकम से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माफ नहीं किया जाएगा, ये आपको बताया जा रहा है ट्रांसफर विदाउट कंसिडरेशन। तो ये पॉइंट था, तो एक बार नोट कर लीजिएगा, फटाफट देख लीजिएगा जस्ट अ सेकंड। हाँ जी देखिए, क्लबिंग के अपने सारे क्वेश्चंस हो चुके हैं, ज्यादा तो थे नहीं, 4 ही क्वेश्चन थे, कुछ एग्जांपल्स थे बीच में 2-3, वो भी आपने कवर कर लेनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट आइए स्टार्ट करते हैं जी सेट ऑफ के क्वेश्चंस। मेरे पास अगले पेज पे ही अपनी बुक से ओपन कर लीजिए,
इसमें पेज नंबर मैं यहाँ से शो करता हूँ 487 के करीब मैं बोल रहा हूँ, तो 486 के करीब होगा, देख लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन इलस्ट्रेशन 10.1 जल्दी आइएगा। 10.1 पे जल्दी देखिएगा। आर कैरीज टू बिजनेस ए एंड बी। बिजनेस ए इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस वाइल बी स्पेकुलेटिव। तो याद आ गया होगा सर, हाँ स्पेकुलेटिव बिजनेस का लॉस स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से ही लेस होता है, ठीक है। नॉर्मल कहीं से भी हो सकता है। स्टेट वेदर लॉस कैन बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग टू सिचुएशंस। बताइए कैसे करेंगे। सिचुएशन 1 आपके सामने है और 2 आपके सामने है, देखिएगा। चलिए सर पहले 1 बताता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में इनकम है, ओके। स्पेकुलेशन बिजनेस में लॉस है 140 का, नहीं हो सकता। सोल्यूशन पढ़िए। इन सिचुएशन 1 सेट ऑफ इज नॉट पॉसिबल एज स्पेकुलेशन लॉस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट इनकम फ्रॉम द स्पेकुलेटिव बिजनेस, ठीक है। 2 में अगर बात करें तो 2 लाख का आपका प्रॉफिट है, 15 लाख का नॉर्मल बिजनेस से लॉस है। तो नॉर्मल बिजनेस के लॉस के ऊपर कोई कंडीशन नहीं थी, ये स्पेकुलेटिव बिजनेस इनकम से भी लेस हो सकता है। In situation 2, set off is possible and the manufacturing business loss will have to be set off against income from speculation business to the extent of 2 लाख तक। इतने कर पाएंगे। 15 लाख का लॉस है, 2 लाख की इनकम है, तो अभी भी 13 लाख का लॉस है, वो कैरी फॉरवर्ड फॉर 8 ईयर्स के लिए, ठीक है। इलस्ट्रेशन 2 स्टेट वेदर द लॉस कैन बी सेट ऑफ इन द फॉलोइंग टू सिचुएशन। फिर वही सेम है यार। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन तो यहाँ लिखा है, यहाँ तो लॉस है, तो याद होना चाहिए। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन का भी पॉइंट था सर। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन मे बी लॉन्ग टर्म से, मे बी शॉर्ट टर्म से, ठीक है। इधर लॉन्ग टर्म दिया हुआ है, कितना 7 लाख हो जाएगा। 5 लाख विल हैव टू सेट ऑफ फ्रॉम द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से, नेट लॉन्ग टर्म 2 लाख रह जाएगा। इधर बात करें तो लॉन्ग टर्म ही लॉस है, ये नहीं हो पाएगा बिकॉज लॉन्ग टर्म की कंडीशन थी, ये सिर्फ लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से ही लेस होगा और किसी से नहीं। देखिए इट इज नॉट पॉसिबल सेट ऑफ लॉन्ग टर्म गेन्स। शॉर्ट टर्म के लॉन्ग टर्म 3 लाख शैल बी टैक्सेबल एंड 2 लाख लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन शैल हैव टू बी कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। लाइए जी अगला क्वेश्चन। ये थोड़ा बीच में मिस प्रिंट हो गया है। टेन 10.5 6 12 है यहाँ पे 10.4 है, ठीक है। तो पहले 10.3 देखिएगा। तो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सबमिट टू यू कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम इन द फॉलोइंग सिचुएशन। सिंपल और सर जल्दी करने वाला है। सिचुएशन ए और बी, मतलब आराम से देखिएगा। पहले लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन प्रॉफिट है, शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस, ओके। स्पेकुलेटिव नॉर्मल बिजनेस इनकम, ठीक है। तो पहले ये 50,000 जो शॉर्ट टर्म है तो लॉन्ग टर्म से जाएगा। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कहीं से भी जा सकता है, जिससे उड़ा देंगे तो कितना बचेगा। 170 में से 50 चले जाएंगे, तो अपना 120 और ये 80,000 का बिजनेस इनकम अगर इंट्रा जाए बाद में बिजनेस, तो उसकी हेल्प ले सकता है वो, बिल्कुल। तो ये रहा, पहले 170 में से 50 गए तो कितना बचा 120। 80,000 का बिजनेस का लॉस था वो भी उड़ा दिया, तो कितना बच गया 40,000। अभी भी लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन पेंडिंग है, सिचुएशन आ गया। इधर बात करूं लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस है, इसका कोई घर नहीं है भाई। ये जो लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस गेन इनकम से ही लेस होगा, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन बैठा है, ठीक है, और बिजनेस लॉस बैठा है, ये 90,000 इसकी हेल्प कर पाएगा 1/10 की, तो ये 20,000 इनकम बच जाएगी। ये रही वैसे 20,000 कैसे 3 लाख सेट ऑफ नॉट पॉसिबल। 1/10 की इनकम है, 1/10 ही आ गया इधर से, 90 लेस करने के बाद 20,000 आ गया। तो इंस्टीट्यूशन 2 लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस ऑफ 3 लाख विल हैव कैरी फॉरवर्ड एंड टोटल इनकम ऑफ 20,000, ठीक है। 10.4 पे आइए। तो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन सबमिटेड यू कंप्यूट टोटल इनकम ऑफ ए फॉर द असेसमेंट ईयर। ये कैलकुलेट टैक्स लायबिलिटी भी मांग रहा है, टैक्स निकालना है। अज्यूमिंग ही इज नॉट अलाउड एनी डिडक्शन अंडर सेक्शन 80 से TU एंड ही डज नॉट ऑप्ट टू टैक्स 115(b) इन्होंने नहीं लिया कि पहले ये सोचें कुछ आप, वो कुछ नहीं है। तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, पहले आप ऐसे ही ऑरली सोच लीजिए, मेरे सबसे ऑरली करने वाला काम है। 3 लाख इनकम है। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी सैलरी, सॉरी वो सैलरी है 3 लाख का, हाउस प्रॉपर्टी 40,000 है, ठीक है। बिजनेस लॉस 190 है, तो इसका घर ये तो हो नहीं सकता, मतलब ये इसके घर तो जाएगा नहीं, समझिए बात, ये जहां तो जाएगा नहीं। बिजनेस लॉस कभी भी पी सैलरी में नहीं जाएगा, ठीक है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड का कर दो बाहर, कारण स्पेसिफाइड स्पेसिफाइड से होगा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस ये इसकी हेल्प कर लेगा, मैंने एरो भी दिया हुआ है, बिकॉज शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म से लेस हो सकता है। तो देखा जाए अगर 60/240 से हो भी जाएगा, तो मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे, तो कितना बच जाएगा 180, बिल्कुल सर 180 बच जाएगा अभी भी। तो 180 की हेल्प करने के लिए बिजनेस बैठा है, ये बिजनेस फिर हाउस प्रॉपर्टी की हेल्प ले लेगा और 180 इसकी हेल्प ले लेगा, अभी भी मतलब 190 में बच जाएगा, मतलब हाउस प्रॉपर्टी भी बच जाएगा। बिकॉज अगर 180 के लॉस को उड़ाना है, सोचिए 190 के लॉस को उड़ाना है, 180 कम कर देगा, 10,000 ये कम कर देगा, 30,000 है जी। ये देखो
सैलरी वही खड़ा है 3 लाख का। 40,000 हाउस प्रॉपर्टी में से 10 उड़ाने के बाद कितना बचा? 30 बचा होता सर। आप ये भी कर सकते 40 ये यूज कर लेते, मैं कर लेता, पर पागल है। कारण क्यों? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर 20% टैक्स लगेगा। वो टैक्स क्यों देंगे? तो आप पहले लॉन्ग टर्म को राइट ऑफ करिए ना सारा। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन मैंने 180 सारा राइट ऑफ किया, फिर बच गया 190 में 180 खत्म करने के बाद कितना बच गया? 10,000। वो मैंने हाउस प्रॉपर्टी से ले लिया, तो हाउस प्रॉपर्टी इनकम 30 आ गई और सैलरी वही खड़ा है 3 लाख का। चेक कर लीजिए। तो यहाँ पे आगे सारा दिखा रहे हैं क्योंकि कैसे कैसे इन्होंने वर्किंग करी। 190 माइनस 180 तो 10 बचा, ठीक है। तो ये लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस ये बेचारा वही पे है, कैरी फॉरवर्ड होगा। कैपिटल गेन सारा उड़ गया सर, नील का नील हो गया। तो 330 इज योर फाइनल इनकम। 330 के ऊपर आप टैक्स निकाल दीजिए। 2.5 लाख माफ है। 80,000 का 5% 4,000 वो भी रिबेट में माफ हो जाएगा, 0, ठीक है। बिजनेस लॉस शुड फर्स्ट बी सेट ऑफ फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स एज द लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्सेबल एट 20%। वही बात आ गई। वेयर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन दिस केस टैक्सेबल 5% पे। इट मे बी नोटेड दैट बिजनेस लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ गेन्स इनकम फ्रॉम 100 सैलरी। वो तो पता ही था। सैलरी तो जान सकते 190 सीधा 3 लाख में से ले जाता। 190 सीधा 3 लाख में से लेस कर देता, नहीं। 10.5 क्या कहता? कंप्यूट द टैक्सेबल इनकम इन द फॉलोइंग 2 सिचुएशन में। आप मुझे बताइए कैसे कैसे इनकम निकालेंगे। देखिएगा, सिचुएशन 1 और ये 2, ठीक है। इनकम लॉस फ्रॉम किससे है? मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस से। तो ओके, एक में पहले केस चलते हैं आराम से। प्रॉफिट है। इनकम लॉस ऑन स्पेकुलेशन लॉस है, तो बाहर काटी मार रखी है पहली, ठीक है। लॉस फ्रॉम स्पेसिफाइड बिजनेस है, ये भी काटी पहली बाहर। सब कैरी फॉरवर्ड होंगी, मतलब अगर देखा जाए तो मैं कहूँ सब कैरी फॉरवर्ड, ठीक है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ठीक है। एग्रीकल्चर इनकम ये डेड है, जिसको अगर जो इनकम ही एग्जम्प्ट हो तो वो लॉस भी क्या माना जाएगा? डेड, ये बाहर। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस हुआ तो इसकी तो प्रॉब्लम है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस से और किससे जाता है? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से। तो ये ऐसे ही कैरी फॉरवर्ड रह जाएगा, तो मैं बोलूँ इसको भी कैरी फॉरवर्ड। तो बचे ही कौन? स्पेकुलेटिव खत्म, 1.5 लाख ही रह गया। ये देखो, इनकम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग कितना रह गया जी अपना? 150। ये कुछ भी नॉट सेट ऑफ, टोटल इनकम 150 रह गया। दैट्स इट, खत्म भी हो गया क्वेश्चन। अगला देखिए, इधर आइए। इधर इसको तो मैं बोल सकता हूँ, अब थोड़ा चक्कर पड़ेगा किस बात का? बिजनेस से लॉस है 360 का, स्पेकुलेटिव बिजनेस से इनकम है 350 की। ये हेल्प कर देगा। तो स्पेकुलेटिव इनकम यूज कर सकते हैं हम लोग नॉर्मल बिजनेस लॉस लेस करने के लिए, तो ये 10,000 बच जाएगा। इधर से ये बिजनेस की इनकम है, ये हेल्प कर देगी हमारी 40,000 की। ये 30 रह गया नेट अगर मैं बात करूँ, बिकॉज 390 30 रह गया इनकम, तो इस वाली की रहेगी, लास्ट वाली की। शॉर्ट टर्म लॉस है, वेट करना पड़ेगा। तो ये इनकम है वैसे एग्जम्प्ट है, ये इनकम है वैसे एग्जम्प्ट है। तो देखिए नेट 30 रह गया, ये रहा। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस कैन नॉट बी सेट ऑफ फ्रॉम एनी अदर हेड। नो लॉस कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट एग्रीकल्चर इनकम। अगला देखिएगा 10.6 छोटा सही है। कैन द ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस इन द फॉलोइंग केसेस सेट ऑफ? है बुक में दिया हुआ, तो आप पढ़ लेना एक बार। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ बिजनेस ऑफ HUF where the business of HUF has been taken over by one of the member of HUF टेक ओवर करके ले जाता है, तो आपको साथ साथ ये करना पड़ेगा। नो, कोई इसको नहीं मिलेगा, तो हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ अ फर्म सक्सीडेड बाय अनदर फर्म, नहीं ये भी नहीं है, हमने कंपनी पढ़ा था। नो, याद है कंपनी का था, आपने से पढ़ा ही नहीं। आप इसलिए उसमें था नहीं, पर क्वेश्चन है तो मैं कोई करवा देता हूँ एक बार, ठीक है। तो ऐसे कुछ पॉइंट्स है कि अगर कंपनी अमेलगमेट हो जाती है, डीमर्जर हो जाती है, तो वहाँ पे कंडीशन है 51% शेयर होल्डिंग पुराने शेयर होल्डर के पास होनी चाहिए, तो ये लॉस कैरी फॉरवर्ड है ब्रॉड फॉरवर्ड मिल सकता है, वरना नहीं मिलेगा। जैसे अगला ही आ गया, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस ऑफ अमेलगमेटिंग कंपनी, सच कंपनी अमेलगमेटेड विद अनदर कंपनी के साथ। यस, अगर अमेलगमेशन है एज पर सेक्शन इसके अकॉर्डिंग हुई है। ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेज ऑफ प्रोप्राइटरी बिजनेस, फिर वही इनको नहीं मिलता। प्रोप्राइटरी बिजनेस किसी को नहीं है, सिर्फ कंपनीज का, ठीक है। पार्टनरशिप ऑफ टेक ओवर बाय वन ऑफ द मोर पार्टनर, नो, किसी को नहीं, कोई फर्म वगैरह कुछ नहीं है। 10.7 छोटा सही है। आर इनकड़ा बिजनेस लॉस 4 लाख का प्रीवियस ईयर 19-20 में। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 20-21 ओके, शी हैज अर्नड बिजनेस इनकम ऑफ कितनी? 5 लाख या 2.5 लाख। तो बताइए क्या सीन होना चाहिए? पहले ये पढ़ लेते हैं। आर कैन सेट ऑफ द लॉस ऑफ 4 लाख इन द असेसमेंट ईयर 21-22 में अगेंस्ट इनकम ऑफ 5 लाख। इफ ही डज नॉट डू सो, ही कैन नॉट कैरी फॉरवर्ड सच लॉस ऑफ 4 लाख टू असेसमेंट ईयर अगले साल। कारण क्यों? तेरे पास जब लॉस था तो तब लेस क्यों नहीं किया? सरकार कहेगी अगले साल ऐसा कैसा वेट करेगा, जब तुझे 4 लाख का लॉस पड़ा है और तेरे पास 5 लाख का प्रॉफिट है, तो इसमें से इसको लेस करवा। इसने क्या कहा आगे?
व्हाट विल बी द कॉन्सिक्वेंस इफ ही डज नॉट सेट ऑफ द लॉस। अच्छा पूछ रहे साथ में, तो भी बताइए। नहीं कर नहीं सकता। अगला 2.5 लाख का पॉइंट है, यहाँ हो सकता है कारण कि यूज मैंने कर लिया, 4 लाख का लॉस था, 2.5 लाख का प्रॉफिट है, यूज करने के बाद अभी भी लॉस बच रहा है, तो ये 1.5 लाख आपका काम आ जाएगा। देखिएगा आर कैन सेट ऑफ द लॉस ऑफ 2.5 लाख ओनली आउट ऑफ द लॉस 4 लाख इन द असेसमेंट ईयर। ये इफ ही डज नॉट डू सो ही विल लॉस द बेनिफिट ऑफ कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ दिस लॉस टू द एक्सटेंट ऑफ 2.5 लाख, तो वो खो देगा। हाउएवर ही कैन कैरी फॉरवर्ड द बैलेंस ऑफ 1.5 लाख, तो उसको मिलना था वैसे भी, बिकॉज अगर मैं पूरा यूज भी करता तब भी मुझे 1.5 लाख यूज नहीं हो सकता था, बिकॉज 4 लाख का लॉस है, 2.5 लाख का प्रॉफिट है, 1.5 तो मेरा फिर भी कैरी फॉरवर्ड होता ही होता। बट ये कहना चाहता है कि अगर आपके पास जिस साल लॉस हुआ अगले साल अगर इनकम आती है तो अब यूज करो। ये ना कहो कि मैं उससे अगले साल वेट करूंगा फिर प्रॉफिट आएगा, आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अगर प्रॉफिट है कम है ज्यादा जो भी है उसमें से अपने लॉस को सेट ऑफ करवाइए, ठीक है। विच कुड नॉट बी सेट ऑफ ड्यू टू इनसफिशिएंट इनकम, इस कारण से। तो ये रहा वो क्वेश्चन जो मैंने रख लिया, मैंने फिर भी अपने पीडीएफ में क्वेश्चन रखा हुआ है, जबकि आपके सिलेबस में ये मैंने अभी तो देखा था ये नहीं है, ठीक है। करवा देते हैं अगर आप कहते हो, करवा देता हूँ, कोई रहना नहीं चाहिए क्वेश्चन की तरफ पे। 10.8 XYZ private limited 3 shareholder XYZ, all the 3 shareholders have equal shareholding of the company। the previous year 19-20 में कंपनी का लॉस 1,20,000 का, ऑन 25/3/20 को X and Y ट्रांसफर देयर शेयर होल्डिंग टू A को दे दिया। ऑन 31/3/20 को शेयर होल्डर का कौन है, Z 1/3 बच गया, X and Y दे दिया था, A को दे दिया 2/3, ठीक है, ठीक है। व्हाट विल द कंपनी बी एबल टू कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ 1,20,000, नहीं मिल पाएगा, ये पॉइंट आपको बताया था छोटा सा। As there has been a change in the shareholding to the extent of more than 49%, because 1/3 कितना होता है 33, तो 66% तो कंपनी का मालिक ए हो गया, ठीक है। द कंपनी कैन नॉट बी कैरी फॉरवर्ड सेट ऑफ द लॉस टू द सब्सिक्वेंट ईयर्स में। तो ये क्वेश्चन आप एक बार छोड़ ही दीजिए, फायदा नहीं, 9 नंबर को आप कटिंग कर दीजिएगा। अगर बाद में मुझे पता चला मैनुअल मॉड्यूल में तो मैं आपको करा दूंगा, वरना आपके सिलेबस में अभी नहीं है। जब मैंने लॉ ही नहीं पढ़ा तो उसका फायदा क्या। दीजिए 10.10 इलस्ट्रेशन जो मेन है, अभी 3 आपकी बची हैं, 10, 11, 12। देखिएगा सिंपल और लिया है। इनकम फ्रॉम सैलरी 68 कंप्यूटेड है, मतलब डिडक्शन इसमें से दे रखी है, ठीक है। इनकम फ्रॉम हाउस से इनकम है, लॉस है, लॉस है, लॉस है, दोनों घरों में लॉस है, तो इसकी हेल्प लेंगे पहले। प्रॉफिट प्रॉफिट है दोनों बिजनेस में, ठीक है। प्रॉफिट फ्रॉम स्पेकुलेटिव लॉस आपस में सेट ऑफ करो, प्रॉफिट है इसमें से लॉस है, माइनस लगाता हूँ, ठीक है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन ऑन सेल ऑफ शेयर्स, ये देखेंगे डेट लॉस माना जाएगा, वो 1 लाख तक इनकम एग्जम्प्ट होती है। शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस है, ये देखेंगे काम आएगा। इनकम कार्ड गेम्स टैक्सेबल है, विनिंग फ्रॉम लॉटरी ग्रॉस टैक्सेबल है, हॉर्स रेस इन दिल्ली टैक्सेबल है, लॉस फ्रॉम हॉर्स रेसेस इन बेंगलोर, इसका कोई फायदा नहीं, डेट लॉस है। कंप्यूट द जीटी ऑफ आर, बताइए इफ डज नॉट ऑप्ट, और ये ऑप्ट करे, तो ये दोबारा से फिर आ गया जी, डज नॉट ऑप्ट टू बी टैक्स अंडर 115 BAC, जो नॉर्मल सेक्शन आया था ना, मैं सिंपल लिख देता हूँ, नॉर्मल प्रोविजन, नॉर्मल प्रोविजन, इसके ऊपर 115 BAC। तो पहले वाले पर्सन के ऊपर आ जाइए। इनकम फ्रॉम सैलरी तो यहाँ पे दी हुई थी 68, ठीक है। फिर इसका हिसाब कर लो, 24 और 22, ये कितने बनते हैं, 24 और 22, ये 46 बनते हैं जी, हाउस प्रॉपर्टी वाली जो लॉस है। और हाउस प्रॉपर्टी इनकम कितनी है 36, लेस करने के बाद अभी भी कितना लॉस बचेगा 10,000, ठीक है। तो ये लॉस अंडर दैट हाउस प्रॉपर्टी नॉट अलाउड इफ यू ऑप्ट टू बी टैक्स। हाँ अगर 115 BAC लेंगे तो आपको ये लॉस अलाउड नहीं होगा इसके अंदर से, ठीक है। तो 10,000 यहाँ उड़ा के पहले वाले में 58 आ जाएगा, दूसरे वाले में 68 ही रह जाएगा। ये हाउस प्रॉपर्टी सारा नील हो गया, ये सारा नील हो गया हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। बिजनेस इनकम हमने जोड़ी ली थी, यहाँ पे 2 बिजनेस इनकम थी, ये रही 60 और 70, ये अलग अलग रहेंगे, स्पेकुलेटिव है ना वो, तो 31 हो गई। स्पेकुलेटिव देखी लो 82 का प्रॉफिट है, 94 का लॉस है स्पेकुलेटिव से, तो 12 लॉस रह गया। ये रहा, ये 31 आ गया, ये 12 कैरी फॉरवर्ड, ये लिखा हुआ है 84 94 12,000 कैरी फॉरवर्ड, कोई कम नहीं आएगा। लॉन्ग टर्म में भी देख ही लो, 22 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन था, शेयर्स के ऊपर एसटी पेड है, 44 का लॉस था, तो 22,000 का अभी भी शॉर्ट टर्म कैपिटल लॉस रह गया, कैरी फॉरवर्ड होगा, ठीक है। कार्ड गेम साइड एक्सेप्ट है जी, 22,000, विनिंग लॉटरी, हॉर्स रेस 40, देख लो, ये रहा कार्ड गेम 22, लॉटरी 40, ठीक है, 60 40 बस, ठीक है, डन।
1/22 तो 3 10 3 20 वही 10,000 का फर्क पड़ गया बस। हाउस प्रॉपर्टी का लॉस उसमें से 115 20 ही नॉर्मल वाले में लेस हो गया, दूसरे वाले में लेस नहीं हुआ, बस सिंपल सी बात है और कोई ज्यादा फर्क नहीं है। लॉस फ्रॉम हॉर्स रेस इन बेंगलोर कैन नॉट बी सेट अगेंस्ट एनी इनकम, ठीक है। सबमिट द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रेलेवेंट टू असेसमेंट ईयर, क्या बोल रहे हैं। अच्छा ये थोड़ा सा उसके ऊपर आ गया और दोबारा से रेजिडेंट इन इंडिया, नॉन रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। ये शायद आप में से जो 3-4 बच्चे हैं जो नए आए थे, रेजिडेंशियल स्टेटस वाला चैप्टर आपका किया नहीं हुआ, आपको शायद ना समझ आए, तो एक बार मेन आपको बताने की कोशिश करता हूँ। उसमें कुछ पॉइंट्स थे, बाकी इतने समझ लेंगे, आपका ये क्वेश्चन पेंडिंग रहेगा। राजी, प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस ए स्टेटेड इन दिल्ली, पता होना चाहिए, तीनों में टैक्सेबल। प्रॉफिट फ्रॉम बिजनेस बी स्टेटेड इन बॉम्बे 1 लाख, तीनों में टैक्सेबल। काफी को समझा रहा होगा कि हाँ जी बिजनेस इंडिया में हो या क्रू इंडिया से हो तो तीनों में टैक्सेबल होता है, चाहे रेजिडेंट है, चाहे नॉन रेजिडेंट है, चाहे नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। लॉस फ्रॉम बिजनेस सी कैरिड इन न्यूयॉर्क, द बिजनेस इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया बट प्रॉफिट्स आर नॉट रिसीव्ड इन इंडिया, तो पहले 2 में याद आ गया होगा 60,000। अब लॉस है तो लेस भी तो करेंगे, तो ये 190 और ये 250 सेम रह गया। अनअब्जॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन है ये 35,000 की, तो कोई चक्कर ही नहीं, सिर्फ 2 में वो सी की है ना, सी बिजनेस के सी बिजनेस ये था, ठीक है। तो ये भी लेस कर दिया 155 और ये 2.5 लाख, ठीक है। अगला इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल 10 और लास्ट इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी सिचुएटेड इन लंदन, रेंट रिसीव लंदन, तो पहले वाले में अदर सोर्स याद आ गया होगा 20,000, तो टोटल कर दीजिएगा 30 का 185 165 और 260। आपका क्वेश्चन पेंडिंग है, डोंट वरी अबाउट दैट। एक क्वेश्चन है बीच में से रेजिडेंशियल स्टेटस के ऊपर चैप्टर है, हमने इनको करवा दिया था, आपको पेंडिंग है, आपका करवाएंगे, ठीक है। तो ये खत्म है सर, तो ये खत्म है। लास्ट क्वेश्चन आ गया आपका 10.12, जल्दी देखिएगा, आपके 2 चैप्टर्स ही बने हो जाएंगे। सेट ऑफ एंड कैरी फॉरवर्ड खत्म हो जाएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में कोशिश करेंगे डिडक्शन स्टार्ट कर लेंगे। अगर इसका लॉ कवर हो पाया तो लॉ करवा दूंगा, वरना क्वेश्चंस भी साथ के साथ स्टार्ट कर लूंगा। पीडीएफ बन चुकी है, मैं आपको शेयर भी कर देता हूँ, ठीक है। देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स कंप्यूट जीटीआई ए असेसमेंट ईयर, ये दिया हुआ है भाई, अडॉप्ट और नॉट अडॉप्ट, ठीक है। टैक्सेबल सैलरी पहले टैक्सेबल है, हाउस प्रॉपर्टी ए लेटर ऑपरेटिंग लॉस है 295 का, हाउस बी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ये भी लॉस में बैठा बेचारा, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 12,000 है, लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म एसेट नहीं काम आ पाएगा, बिकॉज लॉन्ग टर्म लॉस लॉन्ग टर्म गेन ही होता है। इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी 10,000 टैक्सेबल है, तो बस ये नॉर्मल आ गया, पहले तो नॉर्मल पढ़ो। नॉर्मल में सैलरी इनकम आपकी 280 थी, ठीक है, 280 तो ठीक है, पर लॉस सिर्फ 2 लाख हाउस प्रॉपर्टी का लेस हो पाएगा, अगर आपको याद है। दूसरे में तो वो भी नहीं होना, तो वहाँ पे 280 आ गया, यहाँ पे 80 आ गया, 280 आ गया। तो यहाँ पे 295 का पहले लॉस था, 9,000 कोर था, 3,04,000 में 2 हो गया, 1,04,000 क्या हो जाएगा कैरी फॉरवर्ड, ठीक है, डन सर। 12,000 का शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ऐसे ही आ जाएगा, 25,000 का कैरी फॉरवर्ड, जो भी इन्होंने करना पड़ेगा लॉन्ग टर्म है, ठीक। 10,000, ठीक है, 1,02,000 और 3,02,000। लॉस फ्रॉम लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। इनकम अंडर अदर हेड ऑफ इनकम सच लॉस ऑफ 25,000 कुड बी नॉट रेजिस्टर्ड इन द असेसमेंट ईयर्स में, विल बी कैरी फॉरवर्ड टू सब्सिक्वेंट असेसमेंट ईयर में। लॉस फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी बट अमाउंटिंग टू 1,04,295 शेल बी कैरी फॉरवर्ड, ये आपको कैरी फॉरवर्ड मिल जाएगा, ठीक है। तो अपनी तरफ से सर ये लेक्चर कंप्लीट है जी, मैं अपनी तरफ से सारे क्वेश्चंस 12 क्वेश्चन इसके 4 क्वेश्चन क्लबिंग के, आप इसको दोबारा से आराम से समझिएगा। कोई डाउट आए, पॉइंट आए, कोई ना समझ आए तो मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट या फोन करके साथ के साथ क्लियर करने की कोशिश करिएगा। इस क्लास को प्रॉपरली लगाइएगा। अगली क्लास आपको मैं डिडक्शन थोड़ा फास्ट शुरू करेंगे कि डिडक्शन हमारा हो जाए 2 लेक्चर्स में मोस्ट प्रोबेबली। उसके क्वेश्चंस थोड़े बड़े होते हैं, डिडक्शन के थोड़े क्वेश्चंस बड़े हैं, वो मुझे देखने पड़ेंगे प्रॉपरली कि इसको मैं कैसे कंसाइज करके करा पाऊँ। फिर छोटे छोटे चैप्टर कराऊंगा आपको, एग्रीकल्चर, एडवांस टैक्स, रिटर्न्स, ये 3 करवाने के बाद फिर 2 बड़े बच जाएंगे अपने टीडीएस और असेसमेंट। फिर आराम से असेसमेंट करेंगे, फिर लास्ट में जाके आराम से क्या करेंगे टीडीएस। तब तक ये सारे हालात वगैरह में पता चल जाएंगे। फिर जीएसटी का भी कोई ना सिस्टम में बनाना पड़ेगा, देखते हुए कि सिलेबस कैसे चल रहा है। अकाउंट्स की तरफ आ जाऊंगा थोड़ा समय ज्यादा, अकाउंट्स आपको फिनिश अप करा दूंगा। लॉ धीरे का चल रहा है, 3 सब्जेक्ट कॉस्टिंग चल रही है, फिर से जीएसटी रह जाएगा और आपसे हम लोग कर लेंगे। क्लियर है जी, ठीक है सर, थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। इस क्लास को प्रॉपरली लगाइएगा, कोई डाउट्स आए तो मुझसे क्लियर कीजिएगा, ठीक है जी, थैंक यू।